न कर खुद पर गुमा इतना कि है तू भी तो एक इंसान। तू कर ले जुल्म बारहा जो चाहे जोर आजमा। नहीं झुकने वाले हैं हम हैं वंशज वीर भगत सिंह के। नहीं झुकने वाले हैं हम हैं वंशज वीर भगत सिंह के। झुका देंगे मगर तुझको भले जाए तो जाए जहाँ। जो समझता है कि जो अन्नदाता खुद अनाज उगाता है, जब उसी को उसका हक नहीं मिलेगा, जो मेहनत कर रहा है उसका मुनाफा कोई और लेगा, तो उसको उसके हक से वंचित रखा जाएगा, तो जाहिर सी बात है हम जो रोटी खा रहे हैं वो हम तक कैसे पहुंचेगी। मैं अनुराग शर्मा डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह कि तुसीं जाणदे हो कि किसानी संघर्ष के नाल दूरों दूरों लोग जुड़ रहे हैं और नौजवान वर्ग जिहड़ा खास तौर पर इस संघर्ष का हिस्सा बनिया। अज इस संघर्ष के शिखर का कारण भी है कि अज नौजवान वर्ग बजुर्ग हर वर्ग जिहड़ा है इस अंदोलन के नाल जुड़िया होया, मोढे नाल मोढा ला के खड़ा। उत्थे मैं तुहानूं दस्सां कि इस वक्त साडे नाल मौजूद ने भैन जी जिहड़े कि मध्य प्रदेश तो आए हैं और इन्हां ने हाईली क्वालिफिकेशन जिहड़ी है हायर जिहड़ी है कीती हुई है, उत्थे बच्चों नूं पढ़ाते हैं। पर जदों कहंदे किसान का दर्द देखिया मैं मेरे तो रहा ना गया, इस करके मैं इत्थे आके संघर्ष के हिस्सा बन गया। जानते हैं इन्हां तो कि किस तरह संघर्ष के बारे इन्हां नूं पता लग्या तो किस तरह ये संघर्ष के योगदान पा रहे हैं। सब तो पहले जानते हैं कि इन्हां ने की पढ़ाई की है तो अज इस वक्त ये की करते हैं। सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा जी नमस्कार। जी। कहाँ से आए हो आप? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, जिला ग्वालियर से। क्या नाम है आपका? पूनम राठौर नाम है मेरा। पूनम जी, क्या कहाँ तक आपने पढ़ाई की है और अब आप क्या करते हो? अभी मैं ऐसे घर पर ही कोचिंग पढ़ाती हूँ बच्चों को। ऐसे मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, पीजी हो चुका है, एमएससी और बीएड भी किया हुआ है मैंने। सीटेट भी क्वालिफाई कर लिया है, 2015 में किया था। अभी मुझे सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ का मूवमेंट का जो पता चला जिस दिन से ही, तभी से मेरे अंदर एक जज्बा, मतलब कह सकते हैं यहाँ के किसानों ने एक जो इतना बड़ा एक बीड़ा जो उठाया, वो वाकई में इंस्पिरेशन के लिए, हम जैसे नौजवानों के लिए तो एक इंस्पिरेशन है कि कोई तो गलत के खिलाफ़ आवाज़ उठा रहा है। और ये लड़ाई अगर देखा जाए तो पूरे देश की है। हर इंसान जो रोटी के लिए जी रहा है, रोटी कपड़ा मकान तो पहली आवश्यकता है हर व्यक्ति की, तो रोटी की लड़ाई है। और यहाँ पर जो भी इंसान खुद को इंसान फील करता है, जो समझता है कि जो अन्नदाता खुद अनाज उगाता है, जब उसी को उसका हक नहीं मिलेगा, जो मेहनत कर रहा है उसका मुनाफा कोई और लेगा, तो उसको उसके हक से वंचित रखा जाएगा, तो जाहिर सी बात है हम जो रोटी खा रहे हैं वो हम तक कैसे पहुंचेगी। और इसमें सिर्फ किसानों का नुकसान हो ऐसा नहीं है, सभी का नुकसान है इसमें। क्योंकि जिस भाव में वो किसान से खरीदेंगे उसी भाव में तो जनता को नहीं देंगे कॉरपोरेट लोग, जो भी ये पॉलिसी पास करा रहे हैं अंबानी अडानी जैसे लोग। तो वो तो हाँ 1-2 रुपए किलो में ख़रीद के हमको बेचेंगे 90-100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, जो भी उनसे, वो तो प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं ये जी। सो तुसीं देखिया है कि जिहड़ा मध्य प्रदेश तो इत्थे पहुंचे है इंदौर तो, इन्हां दा कहना यह है कि ये लोग जिहड़े है पॉलिसीज़ बना रहे हैं, ये पॉलिसी दे विच किसान का जिथे नुकसान होएगा उत्थे हरेक वर्ग का नुकसान होएगा, क्योंकि अन्न तो किसान ने उगाना है, खाना तो आम लोगों ने, आम जनता ने इसनूं खाना है। तो कॉरपोरेट घराने जो इस ते काबज हो जाएंगे तो वह 1 रुपये किलो चीज़ खरीद के 100 रुपये किलो तक वेचते हैं, जो उन्होंने काम है प्रॉफिट हासिल करना। सो जेकर हुण पंजाब की गल कर लीए, हरियाणे की, हिमाचल की, मध्य प्रदेश की गल कर लीए, मध्य प्रदेश के विच किसान का की हाल है? वहाँ किसानों का हाल जो है ये गवर्नमेंट ही डेटा बताता है कि एमपी तीसरे नंबर पर आता है किसानों के आत्महत्या के मामले में। क्योंकि वहाँ का किसान इतना संपन्न नहीं है खेती के मामले में कि वो अपना जो लागत लगा रहा है, जो भी उसको फसल करनी है, उगानी है, उसके लिए उसको कर्ज लेना ही पड़ेगा। इतना मतलब महंगाई भी जो हम देख रहे हैं, हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो महंगाई भी बढ़ रही है।
और एक किसान को सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बिजली की, पेट्रोल, डीजल, पानी, ये सब की ज़रूरत पड़ती है। तो इस उसके लिए वहाँ पर उनको लोन लेना ही पड़ता है, और जब वो मंडी में अपनी फसल लेकर जाते हैं तो उनको उनकी लागत भी नहीं मिल पाती है। उसके ऊपर तो दूर की बात रही कि घर चलाने का वो सोच पाएँ, तो उनके पास सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता है। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆંકੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਸੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਫੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? जी, मैं अभी रिसेंट में एक कविता लिखी हूँ जो अभी जिस तरीके से किसान मूवमेंट को बदनाम करने की हर संभव कोशिश जो सरकार के द्वारा और उनकी द्वारा खरीदी हुई जो नेशनल मीडिया है वो भी दुष्प्रचार कर रही है यहाँ के मूवमेंट का, उसको लेकर मैंने एक कविता अभी रिसेंट में लिखी है। उससे पहले मैंने अभी कल परसों ही दो चार लाइन ऐसे ही थोड़ा कुमार विश्वास के अंदाज में लिखने की कोशिश की थी। उससे पहले वो भी मैं सुनाना चाहूँगी। ये लाइन है, न कर खुद पर गुमा इतना कि है तू भी तो एक इंसान। किसान जो एक ललकार रहे हैं सरकार को, यहाँ के किसान जो मेनली, तो उनकी एक ये ललकार है कि न कर खुद पर गुमा इतना, न कर खुद पर गुमा इतना कि है तू भी तो एक इंसान। तू कर ले जुल्म बारहा जो चाहे जोर आजमा, नहीं झुकने वाले हैं हम हैं वंशज वीर भगत सिंह के, नहीं झुकने वाले हैं हम हैं वंशज वीर भगत सिंह के। झुका देंगे मगर तुझको भले जाए तो जाए जा, झुका देंगे मगर तुझको भले जाए तो जाए जा। यहाँ जैसा कि मतलब इतने सारे जो लोग शहीद हो चुके हैं किसान लोग, तो जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत इंस्पायर करती है, उसको लेकर ये लाइनें मैंने लिखी थी। अब एक कविता लिखी है। ਸੋ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਨਾ ਜੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਕ ਗਾ ਕੇ, ਰਾਈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਮੰਨਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪਲਟੇ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੀ, ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ, ਕਲਚਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਲਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪਲਟਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। जिस तरीके से किसानों को वो लोग तरह तरह के नाम देकर बदनाम कर रहे हैं, जो बोला जा रहा है ये आंदोलन जीवी हैं, कुछ बोल रहे हैं खालिस्तानी हैं, कुछ देशद्रोही, जो भी उनसे बन रहा है वो बदनाम कर रहे हैं, उसको लेकर मैंने लिखी है। कविता का शीर्षक है, हाँ हूँ मैं देशद्रोही और मैं ही खालिस्तानी। मैं पढ़ रही हूँ। गर नहीं मंजूर मुझे हर बार तुम्हारी ही मनमानी, गर नहीं मंजूर मुझे हर बार तुम्हारी ही मनमानी, तो हाँ हूँ मैं देशद्रोही और मैं ही खालिस्तानी। हाले वतन पर जो बोल पढ़ूँ मैं, जुल्म जो होते देख चुप्पी तोड़ पढ़ूँ मैं, नकार तुम्हारे झूठे वादे अब जो अपने हक को लड़ूँ मैं, कर ना सकूँ जो मैं गवारा सितमगरों की हुक्मरानी, कर ना सकूँ जो मैं गवारा इन सितमगरों की हुक्मरानी, तो हाँ हूँ मैं देशद्रोही और मैं ही खालिस्तानी। खेत खलिहानों के आका भी अब ये बन जाएं, लूट के मेहनत अन्नदाता की सब ये ही खाएं,
खेत खलिहानों के आका भी अब ये बन जाएं, लूट के मेहनत अन्नदाता की सब ये ही खाएं, छद्म विकास के आडंबर से शोषण पे शोषण करते जाएं, मजहबी खलिस पेशा जिनका, मतलब जो धर्मों के भी नाम पर भी लड़ाते रहते हैं, मजहबी खलिस पेशा जिनका, न सहूँ जो उनकी है वानी, तो हाँ हूँ मैं देशद्रोही और मैं ही खालिस्तानी। होकर तेज जनाक्रोश जब आंदोलन की राह पे जाए, सत्तासीनों के चाकर फिर बदनाम उसे करने को आए। होकर तेज जनाक्रोश जब आंदोलन की राह पे जाए, सत्तासीनों के चाकर फिर बदनाम उसे करने को आए। लगाकर फूहड़ नारे खालिस्तानी देशद्रोही टुकड़े टुकड़े गैंग हमें बताएं, अरे करें जो देश के टुकड़े खुद असलियत उनकी घर पहचानी, करें जो देश के टुकड़े खुद असलियत उनकी घर पहचानी, तो हाँ हूँ मैं देशद्रोही और मैं ही खालिस्तानी। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਆੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ नहीं? कारण एक ही जो समझ में आता है कि ये जो सरकारें अभी हम देख रहे हैं, कॉरपोरेट घरानों की मुट्ठी में कुछ कैद होकर रह गई हैं। कुछ गिने चुने जो कॉरपोरेट हम आज देख रहे हैं, अंबानी अडानी जैसे जो आज कॉरपोरेट हैं, जो कि आज विश्व में 4th रैंक पे है अमीर लोगों की लिस्ट में, और एशिया का नंबर 1 अभी भी बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है, कोरोना जैसी महामारी के दौरान, जिस दौरान आम जनता इतने रोजगार से हाथ धो बैठी है, अपनी रोजी रोटी से हाथ धो बैठी है, वहाँ इनकी जो है मुनाफा इतना तेज होता जा रहा है। तो ये भी एक सवाल पैदा करता है मन में कि क्यों ये इस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये जो मंडियों में जो प्राइवेट करने का सिस्टम ला रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला रहे हैं, ये उन्हीं के हित में ला रहे हैं, अंबानी अडानी जैसे कॉरपोरेट के हित में। तो ये जनता का हर वर्ग का नुकसान है इसमें, चाहे वो स्टूडेंट हो, छात्र, आम समाज से कोई भी व्यक्ति जो बिलोंग करता हो, मध्यम वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, किसान हो, सभी का नुकसान है, मजदूर किसान सभी का है। सिर्फ और सो आप जहाँ पर यहाँ पर आ रहे हो, कब तक इस संघर्ष का हिस्सा बने रहोगे? जब तक ये संघर्ष जारी है, हाँ, हम किसानों के साथ हम भी खड़े रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर भी अड़े रहेंगे। जैसे आप अपनी कविता के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हो, वैसे ही आप जब गांव में जाते हो, शहर में जाते हो अपने, तो वहाँ पर भी लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हो? जी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ अलग अलग तरीके से लोगों को समझाने की। जो भी लोग मेरे कांटेक्ट में आते हैं उनको इन नियमों के बारे में बताती हूँ, जो कानून जिस तरीके से हम पर थोपे जा रहे हैं, एक तरीके से मनमानी की जा रही है, तो किस तरीके से कॉरपोरेट्स उससे मुनाफा कमाएंगे और एक किसान को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। ये चीज़ मैं लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, जो भी लोग मेरे कांटेक्ट में होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਹੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।